नंबर 7 पे आइए। एक ईडीएम है आपके सामने, बी हार्ड अप। बताएंगे कौन कौन बताएगा? गुड, सरिता मैम, प्रवेश, अभिषेक, प्रियांशु, हिमानी, योगिता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करते रहे लगातार। बी हार्ड अप, आपको इस ईडीएम का मीनिंग बताना है। दिन आपके अच्छे ना चल रहे हो, दिन आपके अच्छे तभी नहीं चलते हैं जब आप पैसे से कंगाल। जेब बहुत तंग है, बोलते नहीं है, जेब बहुत तंग है। अनेबल टू कैलकुलेट, इसका मीनिंग नहीं होता है कि आप किसी चीज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, है ना। ये भी नहीं होता कि आप स्टेयर्स पे चढ़ ना पा रहे, नहीं नहीं। ये भी नहीं है कि आप सवेरे जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं। आप थोड़ा सा लॉजिकली चलिए, तो अगर आप सोचोगे भी कि हमको ये ईडीएम नहीं आता, तब भी सरल ही लगेगा। सो बी हार्ड अप का मतलब है जब आपके पास ना के बराबर रुपया हो। हैव लिटिल और नो मनी, हैव लिटिल और नो मनी। तो नंबर 7 में क्या है सर? ऑप्शन नंबर बी। 7 का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इन द सेम ब्रेथ, बताइए। ट्राई एंड होल्ड योर ब्रेथ, इसका क्या ये मीनिंग होता है? ट्राई एंड होल्ड योर ब्रेथ, या इसका ये मीनिंग होता है से टू कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, या फिर ये होता है एबल टू गेट अ फाउल स्मेल, या फिर प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बताइए। मुझे लगता है आप इतने समय से मेरे से क्लासेस कर रहे हैं, कुछ तो आप दिमाग लगा ही रहे होंगे। बताइए। इन द सेम ब्रेथ का मीनिंग आप जानते हैं? देखिए, आपने एक बात कही और उतने ही तेज तर्रार तरीके से दूसरी बात कही। हाँ, दोनों बातों के बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन था। सेम ब्रेथ, जैसे आप ना बहुत गुस्से में कोई बात, ये मतलब आप यूं कहिए बहुत तेज आवाज में कोई बात आपने कही, उतनी ही तेज आवाज में आपने दूसरी बात भी कही। हाँ, दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन जरूर था, उतनी ही ऊर्जा से आपने दूसरी बात भी कही। इसको कहते हैं इन द सेम ब्रेथ। इस आधार पर सही आंसर क्या हो जाएगा सर जी? इस आधार पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि खर्च करें तो अपने आप भी आप बता सकते हैं। होल्ड योर ब्रेथ, ये क्यों होगा? सांस रोकना। फाउल स्मेल, उटपटांग, अजीबोगरीब स्मेल आ रही, ये भी क्यों होगा सर? ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बहुत कम मौकों पर ऐसा होता है कि जो वर्ड्स ईडीएम में इस्तेमाल किए गए हों, डिट्टो वही मीनिंग उसका होता है। ऐसा नहीं होता सर। दो बातें कहना, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कहना, है ना, एक ही समय। केक वॉक का मीनिंग बताइए। कितना इजी है सर, कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं। केक वॉक, इसका मतलब होता है एक बड़ा ही सरल सा काम। केक वॉक का मीनिंग क्या होता है सर? एक बड़ा ही सरल सा काम, समथिंग वेरी इजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्या इसका सही आंसर है सर? ऑप्शन नंबर बी। The chairman of the company takes care of the rank and file in the company. EDM है सर। रैंक एंड फाइल नहीं जानते क्या सर? रैंक एंड फाइल मजदूर वर्ग को बोलते हैं, कार्यकर्ता वर्ग को बोलते हैं, सबसे निचले तबके के लोगों को बोलते हैं। किसी कंपनी के, किसी फैक्ट्री के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के का जो मजदूर वर्ग है या जो कार्यकर्ता वर्ग है, उसी को क्या कहते हैं हम सर? उसी को रैंक एंड फाइल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी बताया करिए सर। आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, ये एक ईडीएम है, इसका मीनिंग बताना। कई बार क्या होता है, आप मुंह में एक बहुत बड़ा निवाला रख लेते हैं, इतना बड़ा निवाला रख लेते हैं कि आप उसे चबा नहीं पाते हैं। या यही लिखा, बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, च्यू मतलब चबाना। तो मैंने इतना बड़ा निवाला तोड़ लिया है कि मैं उसे चबा नहीं पा रहा हूं। मतलब मैंने इतना सारा काम ले लिया, मैंने इतनी सारी जिम्मेदारी उठा ली है कि मैं निभा नहीं पा रहा हूं। समझ रहे हैं ना? कि मैं उन्हें निभा नहीं पा रहा हूं। तो क्या होगा सर, बोलिए। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, यही होगा सर। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। देखिए, जैसे मान लेते हैं आपको इस फ्रेज का मीनिंग नहीं मालूम, फिर भी आप हाथ तो मार सकते हैं। कैसे? आप पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़िए। लिखा है कि इससे पहले आप कोई फैसला लें, उचित होता है कि आप सारे फैक्टर्स, जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, सब पर विचार कर लें।
आप कोई भी फैसला लें उससे पहले आवश्यक है कि आप सभी पहलुओं पर विचार कर लें। तो टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होगा? टेक इनटू अकाउंट का मतलब विचार करना ही तो होगा, और विचार करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो कंसीडर होना चाहिए ऑन द वेन। बताइए, हाँ सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या वीडियो रुक रहा है क्या? बताइए। वेन जानते किसको बोलते हैं? चंद्रमा को आप देखते हैं, पूनम की तरफ जब चंद्रमा होता है तो धीरे धीरे उसका साइज चौड़ा होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, और गोल गोल चंद्रमा है, फिर वो कई बार ऐसे ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर वो बहुत पतला हो जाता है। ये वेन है सर। चंद्रमा जब पतला हो रहा होता है ना, ये वेन है, ये उसका पतन है सर। चंद्रमा का आकार में बड़ा होना उसकी ग्रोथ है, और चंद्रमा का आकार में छोटा होना उसका बुढ़ापा है, उसका पतन है। तो वेन का मतलब पतन ही होता है सर, घटना ही होता है। श्रिंक करना हो सकता है। क्या हो सकता है सर? श्रिंक करना। अब आप बताइए ऑन द वेन क्या होगा? यही तो होगा, ऑन द डिक्लाइन। ऑन द वे का मतलब रास्ता, ऑन द टॉप मतलब आप शिखर पर हैं, ऑन द राइज का मतलब भी आप आगे बढ़ रहे हैं। ऑन द डिक्लाइन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। लॉन्ग शॉट बताएंगे इसका मीनिंग क्या है? लॉन्ग शॉट, इस ईडियम का मीनिंग क्या है? नंबर 9। लॉन्ग शॉट का मतलब होता है लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। ऑप्शन नंबर डी था इसका सही आंसर। क्या था सर? डी। डी था सही आंसर, डी। शॉट का मतलब है निशाना। आपको यहां निशाना मारना है, यहां निशाना मारना। आप यहां से निशाना मारेंगे, पॉसिबिलिटी है कि सीधे लग जाए। थोड़ा दूरी कर दीजिए, यहां से निशाना मारिए, और दूर कर दीजिए सर, और दूर कर दीजिए। नहीं समझे आप? तो जब आप निशाना जो साध रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही दूरी से साध रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? बहुत दूर से आपको निशाना लगाए, लॉन्ग शॉट है आपका। बहुत दूर से आप एक निशाना साध रहे हैं जब, तो फिर उसमें सफलता की गुंजाइश बहुत कम ही तो होगी बंधुवर। हाँ, सफलता की गुंजाइश बहुत कम ही तो होगी। सो लिटिल चांस ऑफ सक्सेस इस ईडियम का मीनिंग है। सोचो कितना बढ़िया पूछा है एसएससी ने इस बार, मजा आ गई। सो लॉन्ग शॉट का मीनिंग समझ में आया, मेरे समझाने का तरीका समझ में आया ना? अब देखिए ये ईडियम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ईडियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। लोग ताना मारते हैं ना, कहते हैं पैसा पेड़ पे तो नहीं उगता है, बोलते हैं बेरवा लाग का जो हाल ही हो, बोलते हैं ना पैसा पेड़ पे नहीं उगता। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, इसका मतलब है पैसे को अर्न करना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। और चूंकि पैसा पेड़ पे नहीं ग्रो करता इसलिए पैसा बहुत ज्यादा हो जाए ये भी आसान काम नहीं है ना? मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू स्पेंड, नहीं नहीं नहीं। श्रब्स पे उगता है, झाड़ियों में नहीं सर। मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड। नंबर 4। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। 14 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड टीना मैम, बहुत बढ़िया, लगे रहिए सर, लगे रहिए। लाई लो नया ईडियम है, हालांकि मैं इसे पहले से जानता था। इसका मीनिंग क्या है? लाई लो। सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद है? थोड़ा सा फन भी था उसमें, वो हमारे देश के जवानों की बहादुरी का बहुत बड़ा प्रमाण था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और डिटरमाइंड उससे भी ज्यादा है, और हम बदला ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबको जो है धन्यवाद तो देना चाहिए सर, इंडियन आर्म फोर्सेस को, नॉट जस्ट इंडियन आर्मी, एयर फोर्स को भी देना चाहिए। हाँ, तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक फनी एपिसोड भी हुआ था। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं। उन्होंने कहा था कि रात के अंधेरे में जब मौसम ठीक नहीं था तो मैंने फिर आर्मी के जवानों को, जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, उनको कहा कि ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है, आप प्लेन को उड़ाइए और नीचा उड़ाइएगा सर। उन्होंने बोला था ऊपर मत उड़ाइएगा, देख लेंगे वो लोग, पाकिस्तान के लोग, नीचे नीचे उड़ाइएगा। नीचे नीचे उड़ाने से क्या होगा बताओ? नीचे नीचे उड़ाने से क्या होगा? नोटिस नहीं किया जा सकेगा आपको, आप उनके रडार में नहीं आएंगे, ठीक है। लाइंग लो का मतलब है नीचे नीचे पड़े हुए, ताकि दिखे ना एक तरीके से। ऊपर होगा तो दूर से देखोगे दिख नहीं जाएगा, छिपा रखा है आपने तरीके से। लाइंग लो, नीचे नीचे रखा गया है ताकि नजर ना आए, जिसको कहा जाए ट्राई नॉट टू बी नोटिस। लाइंग लो या लो लाइंग का यही मतलब होता है, चीजें नीचे नीचे जा रही हैं तो नजर नहीं आएंगी, एक तरीके से नजर
नहीं आएंगे। चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। सेशन को लाइक जरूर कर दें आप सभी लोग। ये देखिए नंबर 4 बहुत इजी है। डार्क हॉर्स नहीं जानते? एक हिंदी में शब्द होता है छिपा रुस्तम, शब्द होता है छिपा रुस्तम। डार्क हॉर्स उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर को, जो एकदम से आया और जीत जाए, है ना। पहले कहीं नहीं दिख रहा था, रेस हो रही थी घोड़ों की, वो कहीं नहीं दिख रहा था, एकदम से आया और सबको पीछे करके जीत गया। तो इसको कहते हैं क्या? डार्क हॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डार्क हॉर्स। ऑनेस्ट फेलो का मतलब होता है, फेलो मतलब साथी, ईमानदार साथी। मीन पर्सन तुच्छ, तुच्छ को बोलते हैं सर, तुच्छ को बोलते हैं, मतलबी को बोलते हैं, है ना। ये सब नहीं होगा। सो डार्क हॉर्स का सही मीनिंग क्या है? अनएक्सपेक्टेड विनर। स्टोन्स थ्रो, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये भी हमारे नोट्स में है। स्टोन्स थ्रो, इस ईडियम का क्या मीनिंग होता है बताइए? शॉर्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पत्थर फेंका बस पहुंच गया। ये आपका घर है, ये उनका घर है जिनसे आपको बहुत मोहब्बत है। सुन रहे हो प्रवेश? तो आपने पत्थर ऐसे फेंका, पत्थर क्या सर, मान लीजिए प्रेम पत्र फेंका और वहां तक पहुंच गया, तो इसको कहते हैं बेहद करीब। समझ रहे हैं ना? तो पत्थर आप फेंकते हैं तो बहुत दूर तो जाता नहीं, जाएगा थोड़ी बहुत ही दूर। तो जितनी दूर आपका पत्थर जाएगा बस उतनी दूर, गज भर की दूरी पर। गज, होल्ड द की, नहीं समझे? ऐसे ही आप जानते इसका क्या मीनिंग? होल्ड द की। सर की वो चीज है जिससे दरवाजा खुलता है, की ना हो तो दरवाजा नहीं खुलेगा। यानी कि एक इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। आया समझ में? की से ही तो दरवाजा खुलेगा। तो की कोई फर्जी चीज नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, गैर जरूरी या कम जरूरी नहीं, इसी से दरवाजा खुलेगा। तो की मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिए, टू ओन अ प्रॉपर्टी, नहीं किसी प्रॉपर्टी के मालिक होना। टू कीप अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखना। ऑप्शन नंबर 3 है सर, टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। एग्जैक्टली, जब आपके पास चाबी है तो आप खोलबे नहीं करोगे। ये भी सोच करके देखो ना सर, जब आपने चाबी रख रखी है तो आप दरवाजा खोलोगे, कमरा खोलोगे, नहीं खोलोगे। यानी कि आपका नियंत्रण है सर, आपका नियंत्रण है, आपका कंट्रोल है एक तरीके। सो होल्ड द की का मतलब होता है चाबी आपके पास है, इसका मतलब है कि मालिक कौन है? मालिक आप। माई फ्रेंड सक्सीडेड, मेरा दोस्त सफल हुआ, बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड। ये भी फ्रेज है हमारे नोट्स में। लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड का मतलब होता है हर संभव कोशिश करके देखना। लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड का यही मतलब होता है हर संभव कोशिश करके देखना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट इसका मीनिंग है। स्टोन मतलब पत्थर, आपने हर एक पत्थर को पलट पलट के देखा। मान लीजिए कुछ पत्थर कहीं पर लगे हुए हैं और एक कॉइन आपका गिर जाता है, तो आप क्या करोगे? एक एक पत्थर को हटा हटा करके देखोगे ना, पलट पलट के देखोगे ना। तो फिर हर संभव कोशिश करना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हर संभव कोशिश करना। अब देखिए, यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर बाय टेलिंग मी टू कीप क्वाइट। तुमने मेरे को बोल दिया है कि शांत रहना है, तुमने मेरे को बोल दिया है कि शांत रहना है। अब इस प्रकार से तुमने क्या किया? मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति में डाल दिया है। अब अजीबोगरीब स्थिति कंफर्टेबल तो होगी नहीं, सीक्रेट प्लेस भी नहीं है सर। या तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी या तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। सर एम्बैरेसिंग का मतलब है जब आप जो है ना बेइज्जत सा महसूस करें, और डिफिकल्ट का मतलब है जब आप असहज महसूस करें। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई किसी से कहता है कि तुम शांत हो जाओ या तुमको कुछ बोलना नहीं है, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है बेइज्जत महसूस करेगा या बेइज्जत होने जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। हाँ, असहज जरूर महसूस करेगा, अजीबोगरीब स्थिति में वो जरूर पहुंचेगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यस, क्या होना चाहिए? इन आ डिफिकल्ट सिचुएशन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। निप इन द बड, निप मतलब होता है दबा देना, प्रेस कर देना, कुचल देना। बड का मतलब होता है कली। एक कली फूल बने इससे पहले उसे मसल देना एक तरीके से। अब कली फूल बनेगी तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, नहीं बनेगी तो पहले ही मसल देना। क्या होता है ना, कोई चीज जो आपको कल को नुकसान पहुंचा सकती है उसको तुरंत में ही खत्म कर देना। जैसे कि आपका जो साम्राज्य है वो ढहे है ना, जो आपको किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा पाए, डिस्ट्रॉय अर्ली हो जाएगा। इसका मीनिंग यही होता है। निप इन द बड का एग्जांपल हो सकता है कंस। कंस ने देवकी के सारे पुत्रों को पैदा होते ही मारने का प्रयास किया था। क्यों?
क्योंकि वो चाह रहा था कल को ये सब जवान हो जाएंगे तब तो मुझ पर भारी हो जाएंगे ना, अभी ये अबोध हैं, किसी काम के लिए इनको तुरंत मार दो। दिस इज कॉल्ड निप इन द बट, निप इन द बट। तो क्या होगा सर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे ये बताएं कि आप सबने सेशन को लाइक किया है कि नहीं लाइक किया है। कूल एज अ कुकुम्बर, कितनी बार पढ़ाऊं सर मैं इस ईडीएम को, बताओ कितनी प्रैक्टिस कराई है मैंने इस ईडीएम की, नोट्स में है, यूट्यूब पे कराई है, सोचो पढ़ाया हुआ पेपर में आता है कि नहीं आता है, फिर भी आप सब उतना प्रमोशन नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते, झूठ बोलते हैं। कूल और सटीक तरीके से बताता हूँ, लॉजिक के साथ बताता हूँ, रटाता नहीं हूं मैं कुछ भी। कूल एज अ कुकुम्बर, शांत आदमी, शांत, बढ़िया, मस्त मौला, कोनो टेंशन नहीं है सर, काम एंड कंपोज्ड होगा सर। 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नर्वस एंड फिजिटी मतलब घबराया हुआ। इरिटेटेड एंड अनॉयड, गुस्से में होना। हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश होना नहीं, जोश में होना नहीं। काम एंड कंपोज, शांत प्रसन्न चित होना एक तरीके से। 17 में जो ईडीएम है ये फर्स्ट टाइम टकरा रहे हैं आप सभी लोग इससे, मैं भी फर्स्ट टाइम टकरा रहा हूँ। अ हेयर इन द बटर, बताओ क्या होगा। बटर मतलब कोई चिकनी चीज, उसमें बाल है, आसानी से पकड़ में आएगा? नहीं आएगा सर, बाल वैसे भी आसानी से पकड़ में नहीं आता सर। फिर अगर चिकने हो तो और स्लिप हो जाएंगे सर, हो जाएंगे ना सर, ऑयली हो स्लिप हो जाए। बटर में एक हेयर है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है सर। मान लो आप दही खा रहे हो, उसमें एक उसमें जो हो घी हो, उसमें एयर हो, और आप उसको उठाने की कोशिश पकड़ने की तो स्लिप हो जाए, आसानी से पकड़ में ना आए तो क्या होगा? इजी टू हैंडल होगा, आसानी से जिसे हैंडल कर सकते, सिंपली रोड नहीं। सिंकिंग इन डेप्थ, सिंकिंग इन डेप्थ का मतलब होता है कर्ज में डूबना ना, सिंक मतलब होता है डूबना, कर्ज में डूब जाना। चैलेंजिंग सिचुएशन है सर। हाथ कुछ नहीं आ रहा सर, हाँ बार बार हाथ से चीजें फिसल रही है, रपट रही है सर, तो क्या गाना है, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइए। तो चैलेंजिंग सिचुएशन है, हेयर इन द बटन। अब है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक ईडीएम है इजी मनी। मैं पढ़ाता हूं आपको ये ईडीएम, मेरे नोट्स में है। इजी मनी वो पैसा है जो आप आसानी से कमा लेते हैं, वो पैसा जो आप आसानी से कमा ले सर, वही इजी मनी। वो पैसा जो आप आसानी से कमा ले उसी को कहा जाएगा क्या, इजी मनी कहा जाएगा। पढ़िए, कलेक्ट समवन्स कैश फॉर देम इजीली, नहीं, किसी दूसरे का पैसा इकट्ठा करना। वर्क हार्ड टू अर्न अ लार्ज सैलरी विदाउट टेलिंग एनीवन, बहुत मेहनत करके पैसा कमाना। हैव नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग मनी दैट इज ड्यू, उस पैसे को जो बाकी हो किसी के ऊपर, उसे जुटाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना। मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली, ये करेक्ट आंसर है, जब आप पैसा कमाए और बिना खास मेहनत के कमाए। तो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है सर? ऑप्शन नंबर डी। आप पैसा कमाए और ज्यादा कुछ खास मेहनत उसके लिए आपको ना करनी पड़े, ऐसे पैसे को इजी मनी कहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, ईडीएम दिया हुआ द बरी द हैचेट। सर मेरे नोट्स में है ये ईडीएम, जिस भी स्टूडेंट को डाउट हो वो चेक कर ले सर, वैसे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बरी द हैचेट का मतलब होता है खंजर को दफना देना, बरी मतलब होता है जमीन में गाड़ना यानी कि दफन करना, और हैचेट बोलते हैं किसी धारदार खंजर को। तो जब खंजर हाथ में है तो इसका मतलब है आप लड़ाई करेंगे, दुश्मनी है, मारपीट करेंगे, और जब आपने खंजर को दफना दिया है इसका मतलब है कि आप मारपीट नहीं करेंगे, इनफैक्ट आप दुश्मनी को भूल गए हैं और अब फिर से दोस्त बन जाएंगे। पानी चाहिए मुझे से, ठीक है ना, ले जाओ। तो जब आपने खंजर को जमीन में दफन कर दिया, गाड़ दिया, इसका मतलब क्या, अब आप लड़ना नहीं चाहते हैं सर, आप जो है दुश्मनी को एनमिटी को खत्म करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं सर, ये होगा सर। स्टॉप टॉकिंग टू समवन नहीं होगा, बाय ओल्ड थिंग्स नहीं होगा, फाइट विद समवन तो उल्टा हो जाएगा। टू एंड अ डिस्प्यूट, किसी मनमुटाव को, लड़ाई झगड़े को समाप्त कर देना, ऐसा भी ले, कैसा भी चले। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या है, टू एंड अ क्वारल, एंड अ डिस्प्यूट। अब देखिए, फाइट शाई ऑफ, आसानी से समझ सकते हैं सर, ये सब ईडीएम में है मेरे। फाइट शाई ऑफ का मीनिंग क्या होगा, बचने की कोशिश करना, हाँ, अवॉइड करें, बच रहे नहीं, ना लड़ना पड़े यार, ना लड़ना पड़े, बताओ।
तो फाइट शाई ऑफ, तो क्या होगा, ट्राई टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज से बचने की कोशिश करना, अवॉइड करना एक तरीके से, मतलब बचने की कोशिश करना, अवॉइड करना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कितनी बार मैं ये फ्रेज पढ़ाता हूँ, बहुत बार पढ़ाता हूँ, मेरे नोट्स में है ये फ्रेज, मेरे नोट्स में है ये फ्रेज। अगर आप में से किसी को मेरे नोट्स की जरूरत है, उसे लगता है कि मेरे नोट्स से उसकी पढ़ाई बेहतर हो सकती है, उसके पास मेरे नोट्स नहीं है, तो वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे नोट्स अरेंज कर सकता है, ठीक है ना। वो जो एड्रेस बताएगा उस एड्रेस पे उससे वो नोट्स कुरियर कर दिए जाएंगे मिनिमम कॉस्ट में, 9935923221। तो किसी चीज को एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना एक तरीके से, कोई आ रहा आपके पास तो भाई रुको, ये जो हाथ होता है ना, इतनी दूरी पर रखना एक तरीके से, कोई आपके पास आ रहा भाई रुको, इस तरीके से, तो आने मत देना एक तरीके से, है ना। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली टू समवन होगा, ये होगा 20 का डी होगा। ऑप्शंस बहुत मिसलीडिंग है, स्टे आउटसाइड भी नहीं होगा कि बाहर ही आप बोलें कि वो रुके जा करके, राइट। अलाउ समवन टू टॉक ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये भी नहीं कि बोले कि दूर से ही बात करें। रिस्ट्रिक्ट समवन टू अ स्मॉल स्पेस टू स्टैंड, नहीं, एक छोटी सी जगह में किसी को बोल दिया कि वहीं पे खड़ा रहे, नहीं। इसका वास्तविक मीनिंग होता है कि किसी को दूर रखना अपने आप से, ज्यादा उससे करीब अपने ना आने देना, ज्यादा उससे मुंह ना लगाना, ज्यादा उससे दोस्ती ना करना। तो 20 का करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। द न्यू इलेक्ट्रिशियन इज अ ग्रीन हॉर्न, सर आपको इस ईडियम का मीनिंग बताना है। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, सुनिए, जब कोई जानवर पैदा होता है तो कभी उसके पैरों के नाखून, जिसको खुर कहते हैं, और उसके मत्थे की सींगों को देखिए। पहली बात, सींगे आपको नॉर्मली दिखेंगे नहीं, आप जब बाल हटा करके देखेंगे तो हल्की हल्की सींगे दिखेंगी। कभी भी गौर करिएगा, वो सींगे ब्लैक नहीं होती, येलो और ग्रीन कलर का मिक्स होता है, येलो और ग्रीन, हल्का सा ग्रीनिश कलर की वो सींगे होती है। उनका क्या मतलब है सर, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो कुछ जानता है दुनिया के बारे में, नहीं जानता ना, वो एक अनभिज्ञ है, अबोध है। तो अगर किसी की सींगे ग्रीन है, इसका मतलब है वो अभी नया नया इस दुनिया में आया है, इस दुनिया का तामझाम वो नहीं जानता, वो अनुभवहीन है एक तरीके से। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या है सर, अनुभवहीन। तो एफिशिएंट नहीं होगा, प्रभावी, प्रोफिशिएंट नहीं होगा, कुशल, प्रोफेशनल भी नहीं होगा, क्या होगा सर, इनएक्सपीरियंस्ड होगा। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या है, 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 8 का करेक्ट आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी। स्टिकी फिंगर्स के बारे में आप बताइए क्या मीनिंग होता है। इडियम है स्टिकी फिंगर्स। स्टिक मतलब चिपकने से होता है ना सर, स्टिकी चिपकना, स्टिकी फिंगर्स। सर स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है जब व्यक्ति का इरादा बार बार चोरी करने का हो, बार बार उसको अगर रोका जाए तब भी उसका हाथ बार बार वहीं पर जाए। स्टिकी फिंगर्स होने का मतलब ये कि उसका हाथ बार बार वहीं पर जाएगा, चोरी करने की आदत है वो छूटेगी नहीं। तो स्टिकी फिंगर्स का मतलब ये है तरीके से। an inclination to steal, an inclination to steal, समझ रहे हैं, बार बार जो है आप जो है चोरी करना चाहेंगे जरूर, बार बार आपका हाथ, मान लीजिए किसी की पॉकेट में आपने हाथ रखा तो उसने हाथ आपका हटा दिया, फिर से आपने हाथ वहीं रखा, मतलब आपकी उंगलियां चिपकी हुई बार बार जा वहीं पर रही हैं। तो एक टेंडेंसी है चोरी करने की, इसको कहते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसा लग रहा है सेशन, मुझे बताते रहे कमेंट्स के माध्यम से, और अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो फिर लाइक जरूर करें, और सेशन जब ओवर हो जाए तो फिर अपना अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दें कमेंट्स के माध्यम से। होल्ड वाटर एक इंपॉर्टेंट इडियम है, मेरे नोट्स में भी है। जो चीज वाटर को होल्ड कर सकती है इसका मतलब है वो चीज वैल्यूएबल है ना, वो चीज फर्जी नहीं। पानी अगर रुकेगा उसमें, इसका मतलब उसमें दम है, चीजें फटी हुई नहीं है, फूटी हुई नहीं है। तो जो चीजें मजबूत हैं, सिग्निफिकेंट है, वैल्यूएबल है, उनको कहा जाता है। थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टू बी वैलिड एंड अनरीजनेबल, उसको कहते हैं क्या, होल्ड वाटर। प्ले विथ फायर, आग के साथ खेलना, अब क्या होगा बताइए, टू डू समथिंग डेंजरस ही ना, ये नहीं कि टू बी करेजियस कह देंगे, नहीं, टू डू समथिंग डेंजरस, कुछ बड़ा ही खतरनाक सा करना। प्ले विथ फायर का क्या मतलब है, कुछ बहुत ही खतरनाक सा करना, प्ले विथ फायर। बताइए क्या होगा सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, कितनी बार पढ़ाया मैंने इस फ्रेज को, एक बार नहीं पढ़ा सर, बहुत बार पढ़ा।
ब्लो योर ओन ट्रम्पेट एक फ्रेज होती है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, या अपनी ही झोंके रहना जिसको कहा। ट्रम्पेट एक भोंपू को कहते हैं सर। अब सोचो सर, अगर शादी बारात में आप देखिए ना, जहाँ पे लोग डांस करते हैं वो बड़े बड़े भोंपू होते हैं। अब जब वो बज रहा होता है तो क्या किसी और की आवाज सुनाई पड़ती? नहीं सुनाई पड़ती ना सर। आप कितना भी चिल्लाएं, कितना भी बोले, आपकी आवाज दब जाएगी ना, आपकी आवाज कहीं नहीं जाएगी, वो ट्रम्पेट ही सुनाई पड़ेगा सर। तो अगर कोई अपना ही भोंपू बजा रहा है लगातार, अपना ही झोंके हुए है, अपनी ही बात लगातार कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह आपकी बात को नहीं सुन रहा है। और जो व्यक्ति लगातार अपनी ही झोंकता है, वो उसमें क्या करेगा? अपनी बुराई करेगा क्या? नहीं सर, अपनी तारीफ ही तो करेगा सर। क्या करेगा सर? अपनी तारीफ ही तो करेगा ना, एक तरीके से। हाँ, मयंक द्विवेदी, क्या हालचाल है हीरो? तुम रेगुलर नहीं हो किसी भी चीज में, कोई खास रीजन? सो बोस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटी, ये होगा 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, लगातार अपना ही झोंके रहना, लगातार अपनी ही बात करते रहना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15 पे आइए, स्नेक इन द ग्रास, कितनी बार मैं पढ़ाऊं सर इसको? एक बार फिक्स करके बता दो सर। हाँ, ये देखिए जो आदर्श ने जस्टिफिकेशन दिया है ना प्रांशु मैम, सही है, फॉर्मर डॉक्टर होगा, राइट, फॉर्मर डॉक्टर होगा। ओके बॉस, स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या? आस्तीन का सांप ना, उसको क्या बोलते हैं? घर का भेदी लंका ढाए, आ हिडन एनिमी, आ हिडन एनिमी, जो घर का ही दुश्मन हो एक तरीके से, जो साथ में रहता और दुश्मन हो एक तरीके से, उसको कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। स्मूथ सेलिंग, इस इडियम का सही अर्थ बताओ क्या होगा? स्मूथ मतलब आसान है, सेलिंग मतलब नाव चलाना होता है, सेल मतलब नाव चलाना होता है, नाव चलाना। स्मूथ सेलिंग का मतलब क्या होगा सर? आसानी से जब आप नाव चला रहे हैं। स्मूथ सेलिंग का यही तो मतलब हुआ सर, जब आप आसानी से नाव चला रहे हैं। तो फिर जब आप आसानी से नाव चला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आसानी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इजी प्रोग्रेस। 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्या सिनोनिम पूछा था? किसने सिनोनिम पूछा? हाँ, फ्रेजाइल ब्रिटल का सिनोनिम होगा, वो एक अलग बात है, राइट। स्मूथ सेलिंग मतलब जब नाव चलानी आपके लिए बहुत सरल रह रही हो, तो वो स्मूथ सेलिंग में आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सेशन को लाइक किसने किसने नहीं किया, बताओ। 19 पे आ जाइए, ऑन पर्पस, ऑन पर्पस, इस ईडियम का मीनिंग बताओ। वैसे तो ये ईडियम है ही नहीं सर, हाँ हाँ, दो वर्ड्स को एक साथ रख दिया गया बस वो, पर चलिए इसे ईडियम के तरीके से पूछा गया तो वैसे पता है। ऑन पर्पस क्या मतलब होगा इसका? उद्देश्य के साथ। ऑन पर्पस का क्या मीनिंग होगा? उद्देश्य के साथ। एक्सीडेंटली मतलब स्वाभाविक रूप से। लकीली का मतलब होता है अभाग्य से। मिस्चीवियसली का मतलब होता है शैतान। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। ऑन पर्पस, इंटेंशनली, जानबूझकर, जिसे हम डेलिबरेटली भी कहते हैं। और जैसे कि नोइंगली होता है, जानबूझकर जिसको आप कह सकते, राइट। तो इंटेंशनली इसको कहेंगे, क्या कहेंगे सर? आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस से लिया हुआ क्वेश्चन है। It was a lavish birthday party and I could see my friend eat like a horse. क्या लगता है आपको, eat like a horse, ये जो idiom है इसका क्या मीनिंग होता होगा? आपको बताना है eat like a horse इस फ्रेज का, इस idiom का क्या मीनिंग है? क्या जानते हैं आप? eat like a horse, क्या इसका मीनिंग होगा eat excessively, बहुत ज्यादा खाना? eating what horses eat, वो खाना जो घोड़े खाते हैं? ईटिंग डिफरेंटली, कुछ अलग खाना? हार्डली ईटिंग, ना के बराबर खाना। सर घोड़ों की आदत क्या होती? बहुत ज्यादा खाने की होती। आप गौर के, लगातार घोड़ा या तो चरता रहता है, या जहां बंधा होता है तो उसके गले में लगातार उसके खाने वाला झोला टंगा रहता है, और लगातार वो खाता ही रहता है। बहुत खाता है घोड़ा, घोड़ा सर बहुत खाता है। तो करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब है ईट टू मच, बहुत ज्यादा खाना। मुझे उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो मैसेज करके बताएं, ऐसी और अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताता रहूंगा, लगातार बताता रहूंगा। पहला ईडियम है बैक आउट। आप सर गौर करिए,
वो क्या, वो नोट्स का कितना ज्यादा फंसता है। फ्रेजल वर्ब में मैंने पढ़ाया है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है डर के पीछे हट जाना। तो डर के पीछे हटने की बात है तो विथड्रॉ हो जाएगा। विथड्रॉ का मतलब ही होता है सर डर के पीछे हटना। ऋषिता मैम समझ में आ रहा है आपको? बताइए। हाँ, अपना अपना स्कोर मैं चाहता हूं कि मैसेज करें आप सभी। 25 में से कितना स्कोर था आपका? हाँ, अच्छा स्कोर है योगिता मैम, बहुत बढ़िया स्कोर है। सौम्य मैम आपका भी स्कोर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा 19 करेक्ट है 23 में से, अच्छा स्कोर है सर। 12 to 14 करेक्ट है, अच्छा स्कोर है श्रवण। शुरुआत के लिए खराब नहीं है सर, ठीक है, शुरुआत के लिए खराब नहीं है। लगातार आप जूझेंगे, कोशिश करेंगे, सीखेंगे। ये 12 से 14 आप लिख रहे हैं, 14 से 16 होगा, फिर 16 से 18 हो जाएगा। तो बैक आउट का मतलब होता है पीछे हट जाना से, विड्रॉ हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंक्वायर क्यों होगा? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 में एक ईडियम है, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। बताइए क्या लगता है हैव अ चेंज ऑफ हार्ट का क्या मीनिंग होता होगा? अंडरगो अ सर्जरी, यानी कि आपकी एक सर्जरी हो, वास्तव में हृदय आपका बदल दिया जाए। या चेंज वंस ओपिनियन मतलब अपनी राय को बदलना। या फिर फॉल इन लव विद समवन, किसी के प्यार में पड़ जाना। या एक्सप्रेस हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, किसी बात को लेकर के खुशी व्यक्त करना, किसी बात को लेकर खुशी व्यक्त करना। क्या लगता है आपको क्या आंसर होगा? बताइए जी। सीजल प्री 2021 इस एग्जाम में पूछा गया है ये इडियम, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। इसका क्या मीनिंग हो सकता है? क्या इसका मीनिंग हो सकता है सर्जरी होना, अंडरगो अ सर्जरी, अपनी राय बदलना, चेंज योर ओपिनियन, फॉल इन लव विद समवन, किसी के प्यार में पड़ जाना, या एक्सप्रेस हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर के खुशी व्यक्त करना। सर इसका मतलब होता है टू चेंज योर ओपिनियन। मुझे कहते हुए बहुत फक्र है कि ये जो इडियम पेपर में पूछा गया है ये मेरे नोट्स में है, मैं इसे पढ़ाता हूँ। तो चेंज योर ओपिनियन इसका सही आंसर है। जब आप अपनी राय बदल रहे, पहले आपने कोई और राय रखी थी, देन यू हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, आपने अपने मन को बदला। मन को बदलने का मतलब क्या है? अपने अपना तरीका, अपना विचार जो है वो बदला। बहुत बढ़िया, FF आर्मी गेमिंग योगिता मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Hit the brick wall. क्या लगता है आपको hit the brick wall का क्या मीनिंग होगा? Demolish a brick wall, not able to make any progress, use physical force, fight a powerful foe. जो भी लगता हो आप मुझे बताएं। टेल मी फास्ट। देखिए आपके सामने एक ईडियम गिवन है, ये ईडियम सीजीएल प्री 2021 एग्जाम में पूछा गया है। ईडियम है हिट द ब्रिक वॉल। हिट द ब्रिक वॉल, चार ऑप्शन है। डिमोलिश अ ब्रिक वॉल मतलब ईंट की दीवार को गिरा देना, डिमोलिश का मतलब है गिरा देना, ध्वस्त कर देना। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, आगे आप ना बढ़ पा रहे हैं। यूज फिजिकल फोर्स, शारीरिक बल का प्रयोग करना। फाइट अ पावरफुल फो, फो का मतलब होता है दुश्मन, जब आप एक मजबूत दुश्मन से लड़ रहे हो। अब आप ध्यान से देखिए सर, आप लड़ जाते हैं एक ईंट की दीवार से। सर जब आप ईंट की दीवार से लड़ जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि दीवार टूट जाएगी, आपको ही उल्टा चोट लग जाएगी सर। इसका यही मतलब हो सकता है कि आप जिससे लड़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत है, या तो फिर आप फंस गए हैं जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप दीवार से लड़ गए हैं, दीवार टूटी नहीं, आप वहीं पर गिर गए, इसका मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो फिर अगर वो ब्रिक की जो वॉल है वो एक दुश्मन है तो दुश्मन बहुत मजबूत है। अब 2 और 4 में से कोई आंसर होना चाहिए सर। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। इसमें दुश्मन की बात नहीं होती बल्कि ऐसी स्थिति की बात होती जिससे आप बाहर ना निकल पा रहे हो, क्योंकि आप जो है ना फंस गए हो उसमें।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप जरूर जो है मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़िए। नंबर 7 पे एक और ईडीएम है, वो ईडीएम है सेट ऑन द फेंस। सेट ऑन द फेंस, फेंसर बाउंड्री को कहते हैं, चार दीवारी को कहते हैं, मेड़ को कह सकते हैं। इस तरफ एक घर है, इस तरफ एक घर है, आप यहाँ बैठे, ना तो आप इनके घर में ना इनके घर में। सिट ऑन द फेंस का मतलब है ना तो आप इनकी तरफ झुके हैं ना तो आप इनकी तरफ झुके हैं। आप एक प्रकार से तटस्थ हैं, आप एक प्रकार से क्या हैं? अंपायर हैं, प्रधान हैं, जज हैं, जिसका काम होता है कि वो तटस्थ रहेगा। इधर एक पक्ष होगा, इधर दूसरा पक्ष होगा। हाँ, वो झुकेगा, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो रिश्तेदार है और ये रिश्तेदार नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस वजह से नहीं कोई झुकेगा, बल्कि ये सही है, ये गलत है, ये अगर सही है, ये गलत है, तब जरूर जज इस तरफ झुकेगा। पहले तो वो तटस्थ ही रहेगा ना, दोनों को अपनी बात कहने का मौका देगा। तो पहले वो सिट ऑन द फेंस करेगा, इसका मतलब है कि आप किसी का पक्ष ना ले रहे हो। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, अवॉइड टेकिंग साइड्स। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अवॉइड टेकिंग साइड्स। ये ईडीएम कहाँ आया है? ये ईडीएम सीजीएल प्री 2021 इस एग्जाम में आया है। ये एग्जाम अभी हुआ अप्रैल 2022 में। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो फिर भर भर के कमेंट्स करें। अगले क्वेश्चन पे, feast one's eyes on, feast one's eyes on। अब आप समझिए इसका क्या मीनिंग हो सकता है। एक ईडियम है ये। feast your eyes on का मतलब है आंखें गड़ाना, समझ रहे हैं ना, आंखें गड़ाना। तो अरेंज अ डिलीशियस मील मतलब एक स्वादिष्ट भोजन का बंदोबस्त करना। गेज एट समथिंग विद प्लेजर, किसी चीज को देखना और खुशी से देखना। गेज के साथ एट लगता है, लिख लीजिएगा, जिसका मीनिंग होता है निहारना। खुशी से किसी को आप निहार रहे हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो। प्रिपेयर अ रेयर डेलिकेसी मतलब कुछ ऐसी चीज को बनाना जो बहुत डेलिकेट हो, डेलिकेट मतलब बहुत सॉफ्ट हो। नोटिस समथिंग अलार्मिंग, कुछ चिंताजनक नोटिस करना। जो चीज अलार्मिंग होती है वो चिंताजनक होती, मतलब उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो चिंताजनक है एक तरीके से। तो फीस्ट योर आईज ऑन का मतलब होता है आंखें गड़ा करके देखना। अब आप ध्यान से देखिए ना सर, फीस्ट वंस आईज ऑन, आप देख रहे हैं एक तरीके से, राइट, देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड का सेकंड आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपके सामने बहुत ही बढ़िया इडियम है, सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया है, कोल्ड कंफर्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोल्ड कंफर्ट ये जो इडियम है मेरे नोट्स में है। हाँ, आप कैसे चेक कर सकते हैं? जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस के नाम से, उसमें फाइल्स में जाइएगा, idioms एंड फ्रेजेस वॉल्यूम 1 के नाम से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा, उसे आप ओपन करिएगा, सर्च करिएगा, डालिएगा कोल्ड कंफर्ट, अपने आप मिलेगा आपको सब कोल्ड कंफर्ट। इससे पता चलता है कि पेपर में पढ़ाया हुआ कंटेंट आता है। कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग क्या है सर? कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग है जब आराम या तो हो ही ना, और अगर हो भी तो जिसे आराम कहा ना जाए, यानी कि ना के बराबर आराम, है ना। मतलब जो कंफर्ट है, जो संतोष है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो बहुत हल्का हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अनबेरेबल वेदर का मतलब मौसम इतना खराब हो कि झेला नजारा हो। एंजॉयमेंट इन द हिल्स, पहाड़ियों पे आप एंजॉय कर रहे हो। वेरी वेरी सूदिंग मतलब बहुत ही सुखदाई जिसको कहेंगे, नहीं। आखिरी ऑप्शन है और वो है वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन, जब ना के बराबर आराम हो। मैं आपको इसे समझाता हूं। याद रखिए कि जो कोल्ड वर्ड है इंग्लिश में उसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव ही है। याद रखिएगा सर, कोल्ड जो है इंग्लिश में उसका मीनिंग कैसा है? नेगेटिव ही है, ठीक। और जो वार्म वर्ड है वार्म, उसका मीनिंग पॉजिटिव है। गर्म जोशी से आप स्वागत करते हैं, है ना, तो पॉजिटिव माना जाता है। ठंडे पड़े हुए हैं,
यानी कि आप में कोई ऊर्जा है ही नहीं, आप में कोई एनर्जी है ही नहीं, तो वो नेगेटिव माना जाता है। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ सर। आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो बहुत ऐसे ऐसे मिलाते हैं ना, बड़ी तेजी से हाथ मिलाते हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत ढीले तरीके से हाथ मिलाते, उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक और तरीका समझाता हूँ। आपके यहाँ पर मान लीजिए चोट लग गई, ठीक, तो फिर आपको यहाँ पेन हो रहा है, अब आपने क्या किया, कोई ऑइंटमेंट लिया, जेल लिया, उसको मसाज करेंगे। सर आप मसाज उसे जरूर हल्के हाथों से करेंगे वरना जलन होने लगेगी। पर आपको क्या लगता है, वो जो क्रीम है अंदर जब जाती होगी, जो जेल है, जो बाम है, जो ऑइंटमेंट है अंदर जाता होगा, तो वो ठंडा ही रहता होगा कि वहां पर वो गर्मी पैदा करता, आप बताइए सर। गर्मी पैदा करता होगा ना, क्योंकि जो जो ब्लड है वो एक तरीके से क्लॉट कर गया, जम गया है। तो अब जब ब्लड जम गया है तो वो कैसे सही होगा, कैसे वो फिर से उसका फ्लो सही होगा, जब कोई गर्म चीज उस पर रखी जाएगी ना, गर्म चीज। तो कोई कोई जो ऑइंटमेंट है अगर अच्छा है तो तभी तो काम करेगा जब वो ऊपर से भले ठंडा लगे पर अंदर जा करके वो स्किन के गर्मी पैदा करे। उस गर्मी से जो है आपको जो तकलीफ है उसमें आराम मिलेगा। अगर वो अंदर जा करके भी ठंडा ही है तो कोई आराम मिलेगा क्या, बताइए। कोई जेल अगर अंदर जाके भी गर्मी नहीं पैदा करता, ठंडा ही रहता, तो क्या आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कोल्ड कंफर्ट का मतलब है ना के बराबर आराम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सीजन प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ईडीएम कैटेगरी से है। मुझे उम्मीद है आप सबको जरूर समझ में आया। कैट्स पॉ का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। एसएससी सीजीएल प्री 2020 में ये ईडीएम पूछा गया, बहुत ही शानदार ईडीएम है। कैट्स पॉ ये एक स्टोरी है बंदर और बिल्ली के बीच की। बंदर और बिल्ली क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ बेरीज भून रहे होते हैं, आप उसे सरल करके मूंगफली मान लीजिए। आग लगाई जाती है और फिर उसमें मूंगफली भूननी होती है बिल्ली और बंदर को। बंदर स्वभाव से बहुत चतुर होता है, जब मूंगफली भून जाती हैं तो बंदर क्या करता है, बिल्ली से बार बार बोलता है कि एक काम करो, मूंगफली निकालो आग से तो चबाई जाए। बिल्ली नादान होती है, बिल्ली बार बार आग से मूंगफली निकालती है, बिल्ली भी चबाती, बंदर भी चबाता है। फायदा सर दोनों को होता है, पर नुकसान किसको होता है, बिल्ली को। कैसे, आग से जब मूंगफली बिल्ली निकालती है तो अपने पंजे से निकालेगी, बिल्ली के पंजे को ही पॉ कहते हैं। और आग से जब वो मूंगफली निकालेगी तो उसके पंजे में इंजुरीज भी तो होंगी। तो आग में कोई चीज पड़ी हुई है, उससे आप निकाल रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, दूसरे को भी दे रहे हैं। दूसरा तो साफ साफ बरी है ना, उसको तो कोई इंजरी नहीं हो रही, उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आपका तो हाथ जल रहा है ना। ऐसा तभी संभव है जब सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर हो या फिर आप बहुत ज्यादा नादान हो, जिसके चलते सामने वाला व्यक्ति आपको एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सके, आपको बेवकूफ बना सके। सो व्हेन यू मेक अ कैट्स पॉ ऑफ समबडी, कंप्लीट फ्रेज ये है, make a cat's paw of somebody, ये फ्रेज है। तो किसी को बेवकूफ बनाना है, किसी को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना। नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आपको इंप्रेसिव लगा होगा और आप जरूर समझ पाए होंगे। 13 देखिए, इन द लाइमलाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा सर, इन द लाइमलाइट। इजी है सर। लाइमलाइट से वो जो एक स्पेशल फोकस किसी पे पड़ता है, जैसे एक स्टेज बना हुआ, वहां पे 10 लोग ऐसे ऐसे खड़े हैं, ऐसे 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 ऐसे, किसी एक पर ऐसे ऐसे एक लाइमलाइट पड़ रही है, लेमन, लाइम, स्पॉटलाइट। तो ये जो लाइट किसी एक पे पड़ रही है वो उसे दूसरों से ज्यादा बेहतर घोषित कर रही है ना, दूसरों से ज्यादा स्पेशल घोषित कर रही है। तो लाइमलाइट में होने का मतलब होता है चर्चा में होना, एक तरीके से स्पेशल हो जाना, फिलहाल के लिए इसे पर स्पेशल हो जाना। तो क्या होगा सर, क्या होगा सर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो 13 का करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी। 13 का करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी।